हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश चौहान आज फिर आप लोगों के सामने। प्रिंट कल्चर में अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि कैसे प्रिंट धीरे धीरे चाइना में, जापान में डेवलप हुआ। ठीक है, आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देखें। ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत ये भी देख चुके थे कि भाई यूरोप में प्रिंट कैसे आया। ठीक है, थोड़ा सा एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि यूरोप में अगर बात करें तो यूरोप में पहले के टाइम में सिल्क रूट चलता था। सिल्क रूट के में कहने का मतलब कि पहले के टाइम में चाइना से सिल्क, स्पाइसेस, ठीक है, इन सब के साथ पेपर भी ट्रैवल होता था। तो पेपर भी चाइना से कहाँ ट्रैवल होता था? यूरोप में, जिसके कारण पेपर अब ट्रैवल हुआ तो वहाँ के लोग क्या करने लगे? मैन्युस्क्रिप्ट डेवलप होने लगे। मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखने के लिए वहाँ पे लोगों को हायर किया जाता था। ठीक है, उन लोगों को स्क्राइब्स कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे और इसके बारे में। 1295 में अगर हम लोग देखें तो मार्को पोलो क्या किए थे? एक ट्रैवलर थे जिन्होंने चाइना में पूरा एक्सप्लोर किया, घूमे वो लोग। वहाँ से उन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो चाइना में फ्लोरिस्ड था, फैला हुआ था, उसको सीखा। ठीक है, और वहाँ से इस टेक्नोलॉजी को वो यूरोप में, इटली में लेके आए। ठीक है, जितने भी इटालियंस थे वहाँ पे प्रिंट बुक्स वगैरह प्रिंट करने लगे लार्ज स्केल पे। ठीक है, अच्छा, चाइना से जो लेके आए थे ना, वो टेक्निक था तुम्हारा हैंड प्रिंटिंग ही था। ठीक है, अब वहाँ पे इटली में अगर बात करें, यूरोप में बात करें तो हैंड प्रिंटिंग ही था। ठीक है, लेकिन रिच पीपल्स, वहाँ एक दिक्कत ये था कि जितने भी अमीर लोग थे वो पेपर का क्वालिटी और पेपर के दाम के कारण वो बुक्स पढ़ते नहीं थे, क्योंकि वहाँ के रिच का वो मतलब कहे तो रिच लोगों का वहाँ पे एक अपना माइंडसेट था कि हम गंदा पेपर है, पेपर का क्वालिटी बहुत अच्छा है, दूर कैसे पढ़ें हम। ठीक है, अब बहुत सस्ता पेपर है इसीलिए हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वो लोग मतलब सोचते ना कि हम अमीर हैं तो अच्छा ही चीज़ पढ़ेंगे। तो इसका भी वहाँ पर के लोग सब मतलब उपचार निकाल लिए। तो किए क्या कि जितने भी अमीर लोग थे उनके लिए भी मैन्युस्क्रिप्ट ही छपा, लेकिन एक पर्टिकुलर पेपर पर। ठीक है, अब वो पेपर एनिमल के स्किन से बनता था और ये पेपर बहुत ही एक्सपेंसिव होता था। इस पेपर को क्या कहा गया? वेलम कहा गया। ठीक है, तो भाई वेलम पे जब मैन्युस्क्रिप्ट छपने लगा तो अमीर रिच पर्सन भी इसको पढ़ने लगे। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट और मर्चेंट्स क्या थे ना कि बहुत खुश थे हैंड प्रिंटिंग बुक से, क्योंकि ये बुक बहुत ही सस्ता होता था, तो उन लोग आसानी से अफोर्ड कर सकते थे। तो हम लोग यहाँ तक अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे। आज हम लोग इसके बाद आगे क्या हुआ, इसके बाद का चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें। अब देखिए, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूरोप में सबसे ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। ठीक है, अब फेमस नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन क्या था ना कि बुक्स का जो डिमांड था वो बहुत हाई था, लेकिन सप्लाई बहुत लेस था। हैंड प्रिंटिंग था, हाथ से लोग प्रिंट करते थे, ज़्यादा बुक्स लोग डिमांड कर रहे थे, सप्लाई हो नहीं पा रहा था क्योंकि हाथ से लिखने में, प्रिंट करने में बहुत टाइम लगता था। इसीलिए जितने भी बुक सेलर थे ना, उन्होंने क्या किया कि स्क्राइब्स को हायर कर लिए। स्क्राइब्स कौन होते थे? तो स्क्राइब्स बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही स्किल्ड राइटर्स होते थे। ठीक है, हु मेक मैनी मैन्युस्क्रिप्ट बाय कॉपिंग, जो क्या कर लेते थे, बहुत सारा मैन्युस्क्रिप्ट बनाते थे कॉपी करके। मतलब एक मैन्युस्क्रिप्ट से दूसरा मैन्युस्क्रिप्ट वो लोग कॉपी कर लेते थे। ठीक है, अपने हैंड राइटिंग में। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट वेर नॉट फुलफिल्ड द राइजिंग डिमांड ऑफ बुक्स। लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट क्या है ना कि जो बुक्स का डिमांड हाई हो रहा था, ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, रीज़न, कारण, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी जो स्क्राइब्स कर रहे थे तो कॉपी करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। ऑब्वियस आप लोग भी कॉपी करते होंगे नोट्स वगैरह, तो देखते होंगे कि कितना टाइम लगता है। तो सिमिलरली मैन्युस्क्रिप्ट एकदम डिट्टो वही स्क्राइब्स डिट्टो वही मैन्युस्क्रिप्ट छाप देते थे, तो वो कॉपी करने में बहुत टाइम लगता था। साथ ही साथ एक्सपेंसिव स्क्राइब्स, मुफ्त में तो कॉपी नहीं करेंगे, बहुत महंगे स्क्राइब्स होते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट डिमांड करते थे। इट वाज लेबोरियस, मेहनत बहुत था इसमें। ठीक है, इसको कंप्लीट करने में मेहनत बहुत था। इसका रिजल्ट क्या निकला कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वॉज अ विजुअल अल्टरनेटिव फॉर बुक सेलर्स विथ ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ बुक। इसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग धीरे धीरे क्या हुआ, एक दूसरा अल्टरनेटिव मेथड आया। ठीक है, बुक सेलर्स के पास।
बुक सेलर सोचे कि अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हम लोग लाएं, ठीक है, ताकि बुक्स का जो ग्रोइंग डिमांड है उसको बढ़ा सकें, ख़त्म कर सकें। नाउ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर इन यूरोप। अब धीरे धीरे ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है ना, ये पूरा पॉपुलर होने लगा यूरोप में, ठीक है। लेकिन अभी भी बट स्टिल देयर वाज अ ग्रेट रिक्वायरमेंट फॉर दैट टेक्नोलॉजी विच, लेकिन अभी भी यूरोप में वो टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे हम लोग चीप बुक प्रिंट कर सकें और बुक का जो डिमांड है उसको मैनेज कर सकें। इसके साथ साथ प्रिंटिंग जो है ना क्विकली हो जाए, ठीक है, ये बात था। अब 1430 में अगर हम लोग बात करें तो जोहान्स गुटेनबर्ग एक जर्मन इन्वेंटर थे। इन्होंने वर्ल्ड का पहला मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया, इन्वेंट किया, ठीक है, वर्ल्ड का पहला मैकेनिकल मशीन वाला प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। अब देखिए ये था क्या। पहले तो ये हम लोग जानते हैं कि गुटेनबर्ग थे कौन। तो गुटेनबर्ग अगर हम लोग बात करें तो एक मर्चेंट के बेटे थे, ठीक है। ही ग्रू अप ऑन अ लार्ज सिमिलरली ये जहाँ पे बड़े हुए वो एक एग्रीकल्चरल स्टेट था, ठीक है। इन्होंने बचपन से ही खेती बाड़ी, एग्रीकल्चरल स्टेट ये सब शुरू से देखते आए हैं, ठीक है। और इन्होंने देखते आए हैं कलर कॉम्बिनेशन वगैरह, ठीक है। तो किस चीज़ का, वाइन, ऑलिव, इन सब को प्रेस करके जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बनता था ये सब को वो शुरू से ही गौर करते आए हैं, देखते आए हैं। वहीं से इन्होंने स्टोन को पॉलिश करना, ठीक है, गोल्ड स्मिथ में मास्टर, ये सब आर्ट उन्होंने वहीं से सीख लिया, ठीक है। अब इन सब नॉलेज को एक जगह इकट्ठा करके इन्होंने एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया जिससे बुक्स को प्रिंट किया जाए, ठीक है। इन्होंने एक नया इनोवेशन डिज़ाइन किया, ठीक है। बाय 1448 गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। 1448 तक गुटेनबर्ग ने क्या किया कि जो सिस्टम था उसको परफेक्ट किया। परफेक्ट मतलब पहले जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था धीरे धीरे उसको अब क्या कर दिया, मैकेनिकल प्रिंटिंग में डेवलप कर दिया। और अपने इस मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस से इन्होंने पहला बुक प्रिंट किया जिस बुक का नाम है बाइबल, ठीक है। और इस बाइबल का ना टोटल 180 कॉपीज़ प्रिंट हुआ, टोटल 180 कॉपीज़। ये प्रिंट करने में उनको 3 साल लग गया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जब मैकेनिकल प्रिंटिंग आ गया तो हैंड प्रिंटिंग का वैल्यू ही ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। मैकेनिकल प्रिंटिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरनल चीज़ को प्रिंट करके देता था, लेकिन उसका जो लेआउट है कि बुक का साइड वाला बॉर्डरिंग डिज़ाइन कैसा रहेगा, बुक का कवर कैसा रहेगा, ये सब किससे डिटरमाइन होता था, हैंड से ही, ठीक है। बॉर्डर्स ये सब हैंड से ही बनाया जाता था, जितने भी पैटर्न्स होते थे, इमेजेस होते थे, ये सब को इलस्ट्रेट किया जाता था, ठीक है, और पेंट किया जाता था हाथों के मदद से, ठीक है। बाय 1550 द प्रिंटिंग प्रेस वेयर सेटअप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। 1550 आते आते ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ना गुटेनबर्ग के द्वारा जो डेवलप किया था वो बहुत सारे यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में जाके सेटअप हो गया, ठीक है। बहुत सारे यूरोप के कंट्रीज़ में सेटअप होने लगा। धीरे धीरे बुक्स, इसके कारण बुक्स का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। 15 सेंचुरी में अगर देखें तो 20 मिलियन बुक्स पर मात्र छपा, ठीक है। लेकिन 16 सेंचुरी आते आते वो 20 मिलियन से 200 मिलियन हो गया, ठीक है। और यही जो शिफ्ट हुआ बुक प्रोडक्शंस का 15 सेंचुरी में 20 मिलियन से 16 सेंचुरी में 200 मिलियन तक, इसी शिफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंट रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंट रिवॉल्यूशन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब प्रिंट रिवॉल्यूशन था क्या? प्रिंट रिवॉल्यूशन सिंपली एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसमें लोगों का जो वेज ऑफ लिविंग था ना ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ऑब्वियस है ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि इसमें क्या था, लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा बुक प्रिंट कर पा रहे थे, ठीक है। हैंड प्रिंटिंग डेवलप हो गया था किसमें, तुम्हारा मैकेनिकल प्रिंटिंग में। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था ना, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि एक न्यू रीडिंग पब्लिक वगैरह ग्रो करने लगे, ठीक है। एक सिचुएशन हम लोग लेते हैं कि बिफोर प्रिंट रिवॉल्यूशन से पहले ओनली रिच पीपल्स वेयर अलाउड टू रीड द बुक्स। सिर्फ अमीर ही लोग बुक्स वगैरह पढ़ा करते थे, ठीक है।
उस टाइम का मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ अमीर ही को इजाज़त था, मान लो एक माइंडसेट था कि अब रिच लोग हैं तो ऑब्वियस है उस टाइम में जो रिच लोग हैं ना, सिर्फ रिच ही लोग क्या करते थे, ज़्यादातर लिटरेट होते थे, ठीक है, यानी कि ज़्यादातर पढ़े लिखे होते थे। और ऑब्वियस है रिच हैं तो ये लोग बुक्स भी क्या कर सकते थे, आसानी से अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन कॉमन पीपल्स जो बेसिकली ओरल कल्चर्स पे रहते थे, ठीक है, कॉमन पीपल्स जितने भी थे ना वो पूरी डिपेंडेंट थे किस पे, ओरल कल्चर्स पे, यानी कि ये लोग सुन के अपना नॉलेज गेन करते थे, ठीक है। जो भी रिच पीपल्स वगैरह बुक्स पढ़ते थे, स्टोरीज़ पढ़ते थे, तो उन स्टोरीज़ को ये लोग सुना करते थे और सुन के और कुछ टेक्स्ट और इमेजेस को देख के ये लोग क्या करते थे कि अपना नॉलेज गेन करते थे और अपना जो धार्मिक टेक्स्ट वगैरह है या टेल्स वगैरह है उसको पढ़ा करते थे, सुना करते थे। लेकिन प्रिंट रिवॉल्यूशन से पहले बुक प्राइसेस डिक्रीज बाद, प्रिंट रिवॉल्यूशन के बाद, सॉरी फॉर मिस्टेक, प्रिंट रिवॉल्यूशन के बाद बुक का जो प्राइसेस था वो डिक्रीज़ कर गया, ठीक है। अब जो अमीर पीपल पढ़ पाते थे अब गरीब लोग भी धीरे धीरे पढ़ पा रहे थे, ठीक है। नाउ पीपल कुड ईजली बाई इट। अब लोग जो है ना आसानी से उसको खरीद पा रहे थे, बाई यहाँ बाई लिखा हुआ है, ठीक है। लोग जो है ना आसानी से उसको खरीद पा रहे थे। बट इलिटरेटेड पीपल्स थॉट दैट दे आर नॉट एबल टू रीड बुक्स। लेकिन अभी भी फ़िलहाल कुछ ऐसे इलिटरेट अनपढ़ लोग थे जो सोच रहे थे कि भाई अब हम पढ़ ही नहीं सकते हैं तो बुक हम क्यों ही खरीदें, ठीक है। जिसके कारण ड्यू टू दिस द पब्लिशर पब्लिश्ड बुक दैट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्चर्स, ठीक है। इसीलिए जो पब्लिशर्स थे उन्होंने एक ऐसा बुक पब्लिश किया जिसमें टेक्स्ट से ज़्यादा पिक्चर्स हुआ करते थे, पिक्चर्स, ठीक है। और इन बुक्स को क्या कहा जाता था, बैलेड्स कहा जाता था, बैलेड्स, ठीक है। बैलेड्स कह लीजिए या बैलेड्स कह लीजिए, अपना अपना उच्चारण है, ठीक है। ऑब्वियस है अब आप लोग भी उस बुक को थोड़ा अच्छे से पढ़ते होंगे जिसमें क्या होगा, पिक्चर अच्छा हो, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो वही बुक्स प्रिंट करने लगे जिसमें पिक्चर्स ज़्यादा हो। अब कॉमन पीपल भी क्या कर रहे थे, आसानी से बुक को समझ पा रहे थे। अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, हियरिंग पब्लिक धीरे धीरे अब किस में चेंज हो गया, रीडिंग पब्लिक में, ठीक है। तो यही जो पूरा चेंजेस आया है ना यहाँ तक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंट रिवॉल्यूशन। क्या कहेंगे, प्रिंट रिवॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आई ये चीज़।